नमस्कार बच्चों। और आज क्लास की शुरुआत मैं एक मूवी के डायलॉग से करना चाहूँगा। मूवी का नाम है मांझी द माउंटेन मैन। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर इस मूवी को एक बार देख लीजिएगा और बड़ी इंस्पायरिंग मूवी है। और ठीक है, आप मूवी नहीं देखते हैं तो उसके कुछ इंस्पायरिंग कोट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है दशरथ मांझी, जो उसके पत्नी की डेथ हो जाती है एक, आप कह सकते हैं सही समय पे इलाज ना होने की वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है रास्ते में जिसकी वजह से बहुत घूम के जाना पड़ता है अस्पताल तक, और ऐसे में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से सही समय पे इलाज ना होने की वजह से इस कैरेक्टर की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सच्ची कहानी है, इस बात को समझिएगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, एक सच्ची कहानी है जिसमें एक अदने से इंसान की हिम्मत को दिखाया है कि एक इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी संभव है। और उसकी चाहत का ही नतीजा था कि दशरथ मांझी ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी के बदौलत एक विशालकाय पहाड़, जिसको देख के लोग, आप कह सकते हैं कि अपने आप को बौना समझते थे उस पहाड़ के सामने, उस एक विशालकाय पहाड़ को दशरथ मांझी ने छेनी और हथौड़ी की मदद से, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत उस पहाड़ को तोड़ के उन्होंने रास्ता बनाया। और उसी मूवी में दशरथ मांझी ने एक डायलॉग बोला है कि कभी भी भगवान के भरोसे मत रहना, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए कभी भी किसी के भरोसे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टेप्स, अपने इनिशिएटिव्स खुद उठाइए। आपको जो करना है उसके लिए लग जाइए। आप ज़रूर 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 अपने लक्ष्य को पालेंगे। बस जो ज़रूरत है वो एक जिद की, एक जुनून की, जो दशरथ मांझी के पास थी। जिस जुनून को उसने किया, अगर वो भी भगवान के भरोसे बैठ जाता तो शायद आज हम और आप उसकी बातें ना करते। वो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे अमर बना दिया और आगे की नस्लों को उसने कह सकते हैं एक सीख भी दी। एक रोल मॉडल बन के निकला वो कैरेक्टर कि आप भी कुछ भी अगर ठान लो तो कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, किसी के भरोसे मत बैठो, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हो तो ईश्वर के भरोसे भी मत बैठो, क्योंकि क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, तो बी इंस्पायर्ड। अपने जो भी सपने देखे हैं आपने, आप प्रेरित होइए और उसके लिए लग जाइए। ईश्वर आपको सफलता ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, ईटीएस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ईटीएस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। एक चीज़ मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 कनेक्ट होगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एक ख़ास बात थी जो मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था, पहले वो एक बात, बेसिक बात आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहले ये समझिए कि पहले तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ है। ठीक है, ईटीएस तो वो मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा आपको डायग्राम जो दिख रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच का स्पेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये हो गया आपका अंदर वाला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला रीजन। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जनरली इट इज़ इम्परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन और प्रोटॉन, यू कैन से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहाँ होता है, इस इनर मेम्ब्रेन पे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी भी कहते हैं। क्लियर है। तो अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें डिटेल करना है। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक बातें आप समझिए जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था
कि देखो इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो खेल है वो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हाइड्रोजन कैरियर और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये दो चीज़ें इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। इस बात को समझ लीजिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये समझिए कि ये जो हाइड्रोजन कैरियर है, अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि जो हाइड्रोजन होता है इन जनरल, हाइड्रोजन को अगर हम ब्रेक करें, तोड़ें, तो हाइड्रोजन को हम 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो अगर इस हाइड्रोजन में से, भाई हाइड्रोजन का यहाँ देखो 2 एटम है, इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेगा। तो 2H+ जो मैंने लिखा है ये प्रोटॉन को इंडिकेट करता है। तो पहले ये एक बात समझ लो। अब देखो क्या है, इस बात को समझो कि कोई हाइड्रोजन कैरियर, कोई भी हाइड्रोजन कैरियर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, यानी कोई भी हाइड्रोजन कैरियर, उसको हम चाहते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रॉन दें, तो पहली बात समझिए कि हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इस हाइड्रोजन कैरियर को, उस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रोटॉन को जोड़ना पड़ेगा। और जब सोचो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। और अब इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन कैरियर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है, यानी जब जब हम हाइड्रोजन कैरियर को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं सीधे लेगा, वो लेगा क्या, हाइड्रोजन लेगा। और ये हाइड्रोजन बनेगा कैसे, प्रोटॉन को जोड़ के, यानी सिस्टम से, ये देखो सिस्टम से प्रोटॉन ले करके ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बनाएगा और इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कैरियर लेगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। दूसरी चीज़ समझो कि जब कभी कोई हाइड्रोजन कैरियर, ध्यान दो, जब कभी कोई हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा तो क्या होगा, देखो जब कोई हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस हाइड्रोजन कैरियर ने जो ये हाइड्रोजन लिया था, देखो इस हाइड्रोजन कैरियर ने जो ये हाइड्रोजन लिया था, वो हाइड्रोजन वापस किस में टूटेगा, वो हाइड्रोजन वापस टूटेगा H+ और इलेक्ट्रॉन में। किस में टूटेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर ले लेगा। और ये जो हाइड्रोजन H+ है, ये H+ यहाँ रिलीज़ हो जाएगा। ये H+ कहाँ रिलीज़ हो गया। अब यहाँ देखो किसी सिस्टम से, इसका मतलब ये H+ जो लिया, इस प्रोसेस में लिया गया, वो H+ देखो यहाँ पहुँच गया। कब, जब ये हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर को। तो पहले ये देखो, ये आपको कहानी बहुत ज़रूरी है समझना कि हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन को सीधे नहीं लेगा। हाइड्रोजन कैरियर जब भी लेगा, हाइड्रोजन कैरियर जब भी लेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, वो पहले हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन यानी प्रोटॉन के साथ कनेक्ट करके पहले बनाएगा हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को फिर ये हाइड्रोजन कैरियर लेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर को, ये देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर को अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन कैरियर लेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन, वो पूरा हाइड्रोजन तो लेगा नहीं। इसलिए ये हाइड्रोजन कैरियर इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको वापस तोड़ेगा H+ और इलेक्ट्रॉन में, और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए इलेक्ट्रॉन कैरियर ने ले लिया, और ये जो H+ बचा, ये H+ क्या हो गया, ये रिलीज़ हो गया। यही आपको मेन समझना है कि यहाँ देखो ये जो H+ किसी सिस्टम से लिया गया, वो H+ यहाँ निकल गया।
तो ये पहले दिमाग में आप बिठा लीजिए, इतनी बात, ये 2-3 चीज़ें आप बिठा लीजिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होना है। क्योंकि एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम एटीपी कैसे बनाता है वो मिकेल के केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी H+ आयन ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है, वही ग्रेडियंट एनर्जी जब रिलीज़ होती है, याद करिए जो मैंने आपको बताया है कि ये जो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, क्या होता है कि भाई ये मान लो ये क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, तो होता क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, यानी प्रोटॉन को पंप किया जाता है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट 2H+ जब रिलीज़ होता है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से, तो यही ग्रेडियंट एनर्जी यूज़ करके क्या होता है, इसी ग्रेडियंट एनर्जी को यूज़ करके एडीपी जो है वो आईपी के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा खेल आपको समझना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब जब एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होगा तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। क्लियर है? तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी मदद से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन कैरियर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कोई हाइड्रोजन कैरियर जब भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सीधे नहीं लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पहले प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाएगा और फिर हाइड्रोजन लेगा, और हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करेगा, ये सिस्टम से H+ आयन लेगा, और ये हाइड्रोजन कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो सिस्टम से H+ आयन हाइड्रोजन H+ आयन या हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो लिया गया, वो प्रोटॉन देखो यहाँ सिस्टम में रिलीज़ हो रहा है। ये आपको समझना है। क्लियर है? इतना बात अगर आपको दिमाग में बैठ गया हो तो अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। तो अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं आगे आपको जो समझना है कैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए ये एक मैनिपुलेटेड डायग्राम है जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा डायग्राम है तो आप मैनेज करिएगा। कुछ बेसिक बातें पहले समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, देखिए कहाँ हो रहा था, मेम्ब्रेन पर हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो ये देखो आपका ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टी मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर इधर वाला जो ये हिस्सा है ये हो गया मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स रीजन हो गया, और इधर वाला जो रीजन है ये हो गया आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि अगर ये मान लो इनर मेम्ब्रेन है, ये मान लो इनर मेम्ब्रेन है, तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, होगा ना। क्लियर है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाली जगह ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। देखिए यही आपको ये क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया है क्योंकि अभी बना देंगे तो डायग्राम और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप विजुअलाइज कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, फिर से देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5, यानी 5 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात। दूसरा जो सवाल पूछता है वो ये कि इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम, तो पहले दिमाग में बिठा लो भाई, एक एक स्टेप हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए। तो पहले पांचों कॉम्प्लेक्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो 5 कॉम्प्लेक्स में पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो है NADH2 कोएंजाइम Q रिडक्टेज या NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। यह है कॉम्प्लेक्स 1, कभी कभी सीधे नाम पूछ लेता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है, ये इन पांचों में से वो कॉम्प्लेक्स है जो क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जा रहा है। इसलिए देखो यहाँ अंदर बना है, यानी ये कहाँ पाया जा रहा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। देखो लिखा है इट इज़ फाउंड इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर साइड में, यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड में ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स 2 पाया जाता है। इसीलिए देखिए इस लाइन में इसको यहाँ नहीं बनाया गया क्योंकि ये क्रिस्टी मेम्ब्रेन पर नहीं पाया जाता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आए। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2 जिसे हम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है, जो क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जा रहा है। ये इनर माने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन के आप कह सकते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड में पाया जा रहा है। ठीक है, तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जा रहा है आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 3 की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। और जो लास्ट कॉम्प्लेक्स 5 है वो कॉम्प्लेक्स 5 और कुछ नहीं होता है, उस ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या F0 F1 पार्टिकल को हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। तो ये एक बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुल 5 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 ये आपका पाया जाता है क्रिस्टी मेम्ब्रेन पर, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 पाया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्लियर है, ये एक बात हो गया। चलो इतना बात आप समझ गए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग NaDH2 और FADH2 इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से ATP में कन्वर्ट करते हैं। यही यहाँ पढ़ना है कि कैसे ATP में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है, यही मेन एसेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इस बात को समझ लीजिए कि NaDH2 और FADH2 जो आपका बन रहा है रेस्पायरेशन में, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 NaDH2 बनता है, ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन 2 NaDH2 बनता है, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आपका 6 NaDH2 और 2 FADH2 बनता है। तो इन सब को ATP में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ जो ATP बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करके, इस तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पिछले लेक्चर में, इसके पहले में ETS 1 लेक्चर मैंने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें है, इसलिए ज़रूर उसे देख लीजिएगा, तब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे हम NaDH2 से ATP प्रोडक्शन करते हैं ETS का इस्तेमाल करके, वो समझिए आप। ठीक है, फोकस करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए क्या होता है कि ये जो NaDH2 है, ये NaDH2 जब NAD में कन्वर्ट होता है, ध्यान दीजिए, NaDH2 जब NAD में कन्वर्ट हुआ तो क्या निकलेगा, निकलेगा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। देखिए निकला ना, इतना बात समझ में आया। यानी जब NaDH2 NAD में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है, FMN। कौन करता है एक्सेप्ट, FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आगे भी बताएंगे आपको। तो ये जो FMN है ये एक्चुअली हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है ये, हाइड्रोजन कैरियर। क्लियर है। तो इसने क्या किया, इसने जब NaDH2 को NAD में कन्वर्ट किया तो इसने हाइड्रोजन लिया FMN ने। अब देखिए जो FMN जो कि हाइड्रोजन कैरियर है वो FES को इलेक्ट्रॉन पास करेगा। ध्यान दो, क्योंकि FES जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। FMN बात समझो, FMN क्या है, FMN एक हाइड्रोजन कैरियर है और FES एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, तो FMN ने NaDH2 जब NAD में कन्वर्ट हुआ तो जो हाइड्रोजन निकला उसको एज इट इज़ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस FMN को जब इलेक्ट्रॉन देना है FES को,
तो एफ को इलेक्ट्रॉन तभी दे पाएगा जब उस हाइड्रोजन को किस में तोड़ेगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में तोड़ेगा। क्लियर है ना। तो अब देखो उसने क्या किया, जो NaDH2 से हाइड्रोजन लिया था उसको 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया। तो ये जो हाइड्रोजन था 2H+, क्योंकि उस TH+ का कोई काम नहीं है FeS को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो 2H+ देखो यहाँ कहाँ आ गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाले रीजन में। कहाँ आ गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाले रीजन में आ गया ना। तो यानी 2H+ आ गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। देखो क्लियर है। अब ये 2H+ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, ये जब ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक ATP बनेगा। यही आपको समझना है। देखो ठीक है, अभी वो लास्ट में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ कनेक्ट करके बता रहा हूँ। देखो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज होगा तो ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, तब लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कैसे एक NaDH2 से 3 ATP बनता है और एक FADH2 से 2 ATP बनता है। तो इतना बात पहले आपको समझ में आया होगा कि जब NaDH2 NAD में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन को FMN यानी हाइड्रोजन कैरियर ने लिया, और ये FMN इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी FeS को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको इस हाइड्रोजन को 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में तोड़ना होगा, और ये जो 2H+ है ये कहाँ रिलीज हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। क्लियर है। आगे देखिए अब क्या होगा। आगे ये जो FeS प्रोटीन है, ये FeS प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को देगा कोएंजाइम Q को। किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा कोएंजाइम Q को, और कोएंजाइम Q जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसीलिए देखिए गाड़ी जैसा मैंने बनाया हुआ है, ऐसे गाड़ी और उसके नीचे 2 पहिया बनाया हुआ है, जिससे आप याद करना आपके लिए आसान हो जाए कि भाई ये जो कोएंजाइम Q है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है। अब ये कोएंजाइम Q ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कोएंजाइम Q लेता तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कोएंजाइम Q फर्दर कन्वर्ट होता है कोएंजाइम QH2 में, यानी ये रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस। तो ये जो कोएंजाइम Q है भाई, ये कोएंजाइम QH2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, वो इस सिस्टम यानी मैट्रिक्स से 2H+ यानी प्रोटॉन को लेगा, और इस प्रोटॉन को लेने के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन मिलके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये जो कोएंजाइम Q है ये कोएंजाइम QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो गया। बस यही समझना है आपको। तो जब जब देखो कोएंजाइम QH2 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ मैट्रिक्स रीजन से प्रोटॉन क्या किया गया, लिया गया। अब ये देखो ये प्रोटॉन जो मैट्रिक्स रीजन से लिया गया, अभी आप समझना कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच जाएगा। कैसे, वो देखो। अब ये जो कोएंजाइम QH2 है, ये कोएंजाइम QH2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, साइटोक्रोम B को। किसको देगा, साइटोक्रोम B को, और साइटोक्रोम B को इसे इलेक्ट्रॉन देना है ना। अब ये साइटोक्रोम B जो है साइटोक्रोम C1 को देगा इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसे इलेक्ट्रॉन देना है ना। और कोएंजाइम QH2 के पास क्या है, हाइड्रोजन, और वो दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा H+ और इलेक्ट्रॉन में H+ देखो यहाँ बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में निकल गया, और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास पहुँच गया। किसके पास पहुँच गया, साइटोक्रोम B के पास। क्लियर है। यानी ये देखो यहाँ से साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और इस हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा गया तो वो प्रोटॉन क्या हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज हो गया। क्लियर है। यानी जो प्रोटॉन देखो यहाँ मैट्रिक्स रीजन में था, वो प्रोटॉन कहाँ पहुँच गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करके पहुँच गया। तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही यूज़ करके तो पहुँचा वहाँ तक, यही आप अपने दिमाग में बैठा लो। क्लियर है। तो देखो एक पेयर प्रोटॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ, पंप हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है, और एक पेयर दूसरा पेयर यहाँ बन गया। ठीक है। यानी कुल कितने हो गए, 2 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा। अब ये जो साइटोक्रोम B है, इसने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 को दिया, और साइटोक्रोम C1 जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम C को देगा, और साइटोक्रोम C
फिर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम ए को। और ये जो साइटोक्रोम सी है देखो, फिर इसको भी ये मूव कर सकता है, घर में नहीं इसीलिए बनाया है देखो, तो ये मूव कर सकता है, इसलिए साइटोक्रोम 3 और साइटोक्रोम 4 को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये साइटोक्रोम सी। और इस साइटोक्रोम सी को भी हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, विच इज़ अटैच्ड विद द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से ये साइटोक्रोम सी अटैच्ड होता है। क्लियर है, साइटोक्रोम सी अटैच्ड होता है, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब देखो साइटोक्रोम सी जो है उस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 को देखा, किसको देगा, साइटोक्रोम ए को देगा। और ये साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसको देगा, साइटोक्रोम A3 को देगा। किसको देगा, और जब ये साइटोक्रोम A3 को देता है इलेक्ट्रॉन, तो इस दौरान भी 2 प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में देखो रिलीज हो रहा है। क्लियर है, यानी कॉम्प्लेक्स 4 में जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो उस दौरान भी एक पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी 3 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ। देखो, एक यहाँ पेयर, एक पेयर यहाँ प्रोड्यूस हुआ और एक पेयर यहाँ, यानी एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा, 3 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये 3 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसे हम ऑक्सीसोम कह रहे हैं या F1 या F2 पार्टिकल कह रहे हैं, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ये तीनों जब रिलीज करेगा 3 पेयर इस एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से, तो क्या बनेगा, एटीपी। कितने एटीपी, आपको मैंने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में बताया है कि हर 2H+ आयन प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज होता है ऑक्सीसोम से तो एक एटीपी बनता है। 3 पेयर अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट माने H+ आयन है रिलीज हो रहा है या प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज हो रहा है, तो 3 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो पहली बात अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि NADH2 से, एक NADH2 से 3 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है, और जब NADH2 से एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो देखो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं है, ये ध्यान रखना। NADH2 से जब एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 इन्वॉल्व है। इतना बात समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। देखो, ये बहुत ध्यान से समझो तो एक बात समझ आ गया होगा आपको कि एक NADH2 जब NAD में कन्वर्ट होता है तो 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आगे की बात समझो भाई कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर इस चेन में देखो तो ये जो साइटोक्रोम A3 जो इलेक्ट्रॉन लिया उसने उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली देखिए किसको दे रहा है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ब्यूटीफुल तरीके से फिर से वही प्रोसेस हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन A3 है वो मैट्रिक्स रीजन में रिलीज़ हुआ देखो, और यहाँ से जो H+ आयन था ये ऑक्सीसोम से कहाँ रिलीज़ हो गया, ये भी मैट्रिक्स रीजन में आ गया। ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया और इधर ऑक्सीसोम से जो प्रोटॉन आया 2H+, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया हाइड्रोजन। ये देखो क्या बन गया, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बना लेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है, यानी ये देखो हाफ O2 + H2 मिलके क्या बना लिया, H2O। आया बात समझ में? यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन वो ऑक्सीजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा, ध्यान रखिएगा, वो क्या ले रहा है, उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो ऑक्सीसोम से आया मैट्रिक्स रीजन में, उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके इसने बनाया हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना लिया वाटर, और इसी वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। यानी एक NADH2 जब NAD में कन्वर्ट होता है तो 3 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, जो मैंने इसके पिछले लेक्चर में लिखवाया था। वो देखो यहाँ पे आपको दिख गया कि कैसे होता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया? चलो, अब ये एक बात समझ में आ गया कि भाई NADH2 जब ऑक्सीडाइज किया तो 3 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ठीक है, अब यहीं अगला सवाल कि सर FADH2 2 ATP क्यों देता है, तो उसको बात समझिए क्यों।
क्योंकि जो FADH2 होता, देखो यहाँ ध्यान दो अब यहाँ पे, जो FADH2 है, ये FADH2 जब FAD में कन्वर्ट होता है तो वो जो अपना हाइड्रोजन है वो किसको देता है, वो डायरेक्ट FeS को देता है। ठीक है, FAD अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, FeS को देता है। किसको देता है, FeS को देता है। और फिर वो FeS को एंजाइम Q के द्वारा साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है। यानी जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो FADH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में दे रहा है, ना कि कॉम्प्लेक्स 1 में। यानी इसमें कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो देखो आपका कितना पेयर प्रोटॉन सिर्फ रिलीज होगा, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे। क्लियर है। तो चूंकि FADH2 जब FAD में कन्वर्ट हो रहा है तो कुल 2 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए कितना ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा और 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से जो H+ आया वो H+ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटाबॉलिक वाटर बना लेगा। यानी ये लगातार पानी बनने से क्या फ़ायदा हो रहा है, लगातार पानी बनने से फ़ायदा ये है कि लगातार इस मैट्रिक्स रीजन से, ये जो मैट्रिक्स रीजन है, इस मैट्रिक्स रीजन से लगातार हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यानी ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम, या आप कह सकते हो H+ आयन जो है मैट्रिक्स रीजन में ये कंज्यूम हो रहा है, जिससे कि मैट्रिक्स रीजन में H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन कंसंट्रेशन मोर हो, जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो। जब जैसे जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होगा वैसे वैसे ATP का प्रोडक्शन होगा। ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जिसको हम अलग अलग तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कंप्लीट। यही ये डायग्राम अगर आप अच्छे से समझे रहे तो ETS में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, जिसमें से कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, 5 क्रिस्टी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH2 रिडक्टेज कोएंजाइम Q रिडक्टेज या NADH2 डिहाइड्रोजिनेज है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जा रहा है। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज है, जबकि कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो कुछ नहीं, वो सीधे सीधे ऑक्सीसोम है। ठीक है, नाम याद करने का तरीका देखो, ट्रिक मैं बता देता हूँ कि यहाँ देखो NADH2 क्या हो रहा है, NAD में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल है, इसलिए NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, याद कर लो इसे। ठीक है, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आप इसको रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 देखिए है, ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहा रहा है। तो ये जो साइटोक्रोम C है, देखो इस साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दे रहा है ना कॉम्प्लेक्स 3, तो उसको क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी साइटोक्रोम C को ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसलिए साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं। क्लियर है। वहीं ये साइटोक्रोम C जो है, अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। क्लियर है ना। तो यानी कॉम्प्लेक्स ये जो साइटोक्रोम C है ये खुद ऑक्सीडाइज हो करके क्या कर रहा है, माने कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C जो है, कॉम्प्लेक्स 4 को देखिए हम कह रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज,
ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो करके ही तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। किसे, कॉम्प्लेक्स 4 को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर रहा है, क्योंकि साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो साइटोक्रोम से सी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं। ये याद करने का तरीका है। बाकी इस कॉम्प्लेक्स 5 में आपका ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। उसको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं उस पॉइंट को जल्दी जल्दी अब ब्रीफ कर दे रहा हूँ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम बाय फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। मैंने बताया, क्लियर है ना, कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगातार सिस्टम से हाइड्रोजन को ले करके क्या बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर H2O बनाता है, जिससे कि सिस्टम से लगातार हाइड्रोजन का क्या होता रहे, रिमूवल होता रहे और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में आसानी हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। पहला है FMN, जिसे हम फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन कैरियर है। दूसरा है आपका FES, जिसे हम आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं या FES प्रोटीन कहते हैं। तीसरा है कोएंजाइम Q, जिसे हम कोएंजाइम क्यूनोन कहते हैं, या इसी को हम यूबी क्यूनोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोएंजाइम क्यूनोन को यूबी क्यूनोन, ये समझिए, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यूबी क्यूटस इन नेचर, यूनिवर्सल नेचर के लिए टर्म यूज़ करते हैं यूबी क्यूटस, यानी यूनिवर्सली पाया जा रहा है यूबी क्यूटस। तो यूबी क्यूटस से टर्म आया यूबी क्यूनोन, तो इसको एंजाइम क्यू यानी को एंजाइम क्यूनोन को हम यूबी क्यूनोन भी कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ क्या काम करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। क्लियर है, तब बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अब साइटोक्रोम की बात कर लेते हैं हम लोग। भाई साइटोक्रोम क्या है, तो साइटोक्रोम बेसिकली देखिए जो होता है, यहाँ जो साइटोक्रोम इन्वॉल्व है, याद करो BCA, साइटोक्रोम का सीक्वेंस याद करने के लिए याद करो, BCA बहुत पूछता है, तो पहले समझो B के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा। अब BCA में याद करो, साइटोक्रोम B के बाद C1 के बाद C, उसके बाद A3, ये सीक्वेंस बहुत पूछता है, इसे एकदम रट्टा लगा लो। और याद करने का तरीका, BCA याद करो, BCA में साइटोक्रोम B, C में साइटोक्रोम C1C याद करो, और A में साइटोक्रोम A3 याद करो। ठीक है, तो साइटोक्रोम B और C1 ये कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट है, जबकि साइटोक्रोम A और A3 कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है, जबकि साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये सीक्वेंस बहुत पूछता है, इसको रट्टा लगा लीजिए। याद करने का तरीका BCA, सबसे पहले साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, यानी सबसे लास्ट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने वाला साइटोक्रोम A3 है। और ये साइटोक्रोम A3 फाइनली अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS में कौन है पूछे अगर, तो ऑक्सीजन है, पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, और लास्ट साइटोक्रोम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है, A3 है। ये 2 अलग अलग सवाल हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो ये साइटोक्रोम होता है, क्या होता है भाई, साइटोक्रोम इज मेड अप ऑफ टेट्रापायरोलिक पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग याद करिए, टेट्रापायरोलिक पोरफायरिन रिंग आपका क्लोरोफिल पिगमेंट में पाया जा रहा, तो वही टेट्रापायरोलिक पोरफायरिन रिंग, यानी ये देखो पायरोल ग्रुप है, 1 2 3 4 पायरोल ग्रुप मिला के एक रिंग बना रहा, और बीच में देखो यहाँ क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम का स्ट्रक्चरल डिटेल हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट फिर ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो बहुत डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो सवाल पूछे गए हैं मैं उन्हीं सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके नीट के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है,
और एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपको ये भूलेगा नहीं जो मैंने सीक्वेंस में आपको याद करने का तरीका बताया और क्या सवाल बनते हैं। फिर एक और चीज़ देखो, यहाँ जो आपका ये कोर मेटल आयरन है बेसिकली साइटोक्रोम में, वो या Fe+2 के फॉर्म में पाया जाता है या Fe+3 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो जब ये Fe+3 या Fe+2 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा बताओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, बताओ भाई, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यही Fe+2 जब Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो आप समझिए कि ये जो साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है साइटोक्रोम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में साइटोक्रोम का कौन सा आप कह सकते हैं पार्ट इन्वॉल्व होता है, आयरन। वो आयरन Fe+2 या Fe+3 के फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। जब Fe+2 में कन्वर्ट होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब रिडक्शन होगा। जब Fe+2 या Fe+3 में कन्वर्ट होगा तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर है। इस तरीके से साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइटोक्रोम वॉज डिस्कवर्ड बाई मैकमन। साइटोक्रोम को डिस्कवर किया था मैकमन ने, ये एक फैक्ट है, याद कर जाइए। साइटोक्रोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पाया जाता है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन, आप देखा आपने पढ़ा होगा ना, सेल की जो केमिकल फैक्ट्री है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, उसके पास जो साइटोक्रोम डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा है उस साइटोक्रोम का नाम है साइटोक्रोम P450। ये भी पूछा गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक खास तरह का साइटोक्रोम P450 पाया जाता है जो टॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। क्लियर है। वहीं क्लोरोप्लास्ट में जो साइटोक्रोम पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, वो कौन सा है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, ठीक है। ये भी पूछा हुआ सवाल है। यानी रिस्पायरेशन में देखिए क्या था, कौन कौन से साइटोक्रोम थे, BCA, याद रखो, ठीक है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1C और A3, ठीक है। क्लियर है। तो ये BCA जो है रिस्पायरेशन में पाया जाने वाला साइटोक्रोम है, जबकि साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व साइटोक्रोम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइटोक्रोम किस में मदद कर रहा है, रिस्पायरेशन में। किस में मदद कर रहा है, रिस्पायरेशन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो यूबी क्यूनोन या साइटोक्रोम Q जिसे हम कह रहे थे या क्यूनोन कह रहे थे, और साइटोक्रोम C, ये दोनों ही क्या थे, आपने देखा था, दे बोथ आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी सवाल पूछता है। यानी यूबी क्यूनोन और साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसीलिए देखिए यूबी क्यूनोन को कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच बनाया था मैंने, और साइटोक्रोम C को कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को कनेक्ट करते हुए मैंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, साइटोक्रोम A3 इज लास्ट साइटोक्रोम इन ETS, मैंने अभी बताया है। और ये जो लास्ट साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम A3, इट कंटेन बोथ आयरन एंड कापर। इसके पास आयरन और कापर दोनों होता है, ठीक। विद आयरन क्या करता है, इट पिकअप द इलेक्ट्रॉन, आयरन की मदद से वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, और कापर की मदद से हैंड ओवर करता है इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन ETS में लास्ट साइटोक्रोम कौन है, साइटोक्रोम A3। ध्यान रखिएगा, जिसके पास आयरन और कापर दोनों होता है, आयरन की मदद से वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और कापर की मदद से इलेक्ट्रॉन को देता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NaDH2 गिव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन to FMN।
ETS में NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको दे रहा है, FMN को दे रहा है, इसलिए 3 ATP का प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि 3 पेयर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है। वाइल FADH2 इट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू कोएंजाइम Q, ये कोएंजाइम Q को देता है वाया कॉम्प्लेक्स 2, इसमें कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व है। देखिए ऊपर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 की मदद से कोएंजाइम Q को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देता है, ना कि FMN को देता है। ठीक है, यानी FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ FADH2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि NADH2 चूँकि अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन FMN को दे रहा है, इसलिए 3 ATP का प्रोडक्शन होगा, जबकि FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोएंजाइम Q को दे रहा है कॉम्प्लेक्स 2 की मदद से, इसलिए सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट करके जो NADH2 है वो NADH2 3 ATP और प्लस 1 मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करता है। वहीं जो FADH2 है वो क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करके ETS की मदद से 2 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इम्पॉर्टेंस हो गया कि अगर ETS ना होता तो आपका NADH2 और FADH2 ATP प्रोड्यूस ना करता। क्लियर है? और लास्ट में ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स के नाम। तो इसमें रट्टा ही लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। पहला इलेक्ट्रॉन इनहिबिटर, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर का क्या इंपॉर्टेंस भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर ETS को इनहिबिट करेगा, ETS इनहिबिट करेगा तो ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के लिए ये घातक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे पैथोजेंस जो डिजीज़ काज करते हैं उनको मारने के लिए हम इसी ETS इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ETS इनहिबिटर यूज़ कर लो भैया, ATP नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा तो पैथोजन मर जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझिए। तो ये ETS इनहिबिटर का इस्तेमाल कभी कभी बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम करते हैं, लेकिन जब जानेंगे तभी तो कर पाएंगे, तो इनके नाम आपको याद होना चाहिए। पहला देखिए, डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनॉल या 2,4-DNP, इट एक्ट एज अनकपलर। अनकपलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ADP को IP से जोड़ने नहीं देता है। ये ADP से IP को जुड़ने नहीं देता है, और जब ADP से IP नहीं जुड़ेगा तो इट स्टॉप ATP सिंथेसिस। क्लियर है? तो इसे अनकपलर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूसरा है साइनाइड्स। साइनाइड्स क्या करता है, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम A3 टू ऑक्सीजन। A3 से ऑक्सीजन में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, ये भी साइनाइड के तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ETS को इलेक्ट्रॉन A3 से ऑक्सीजन तक नहीं ले जाने देता है। फिर आपका नेक्स्ट है एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन चेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1। देखो याद करना है ये सब, कोई दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, रोटेनोन क्या करता है, इट चेक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 और FADH2 टू कोएंजाइम Q। तो ETS रुका तो ATP नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा तो एनर्जी की स्कार्सिटी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल देखो रोटेनोन काम करते हैं यूज इन रैट किलिंग, चूहे को मारने में करते हैं। ठीक है, कि रोटेनोन खा लिया अगर चूहे ने तो चूहे के शरीर में होने वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगा और चूहे को एनर्जी की कमी हो जाएगी और चूहे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट है ये है ओलिगोमाइसिन, जो क्या करता है, इट स्टॉप ATP सिंथेटेज एंजाइम। ATP सिंथेटेज एंजाइम को ही रोक देता है। ATP सिंथेटेज एंजाइम नहीं करेगा तो ATP सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये सारे जो है 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स के नाम हैं।
आप इन्हें याद कर लीजिए। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका कोई रोल नहीं है। इतना ही सब सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर का क्या काम होगा, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई ETS इनहिबिटर है तो ETS नहीं होगा, ETS नहीं होगा तो NADH2 या FADH2 से ATP नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।